sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा मेरा सेटअप लैपटॉप एक्चुअली टेबल से खिसक गया। जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है। अलाउ 1 मिनट ओनली। विंटर में इतना ज्यादा आदमी टोपी और जैकेट्स में रहता है ना कि गड़बड़ हो जाती। आप लोगों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। आप लोग को दिए थे शायद, मुझे, मैं देख लूंगा। Yes, yes, sir. दिया गया था. हाँ, आपका तो है, आपका तो मुझे याद है। रश्मिता जी का है कि नहीं है मैं देख लूंगा, नहीं तो जिनका जिनका नहीं है मैं फिर उनको पर्सनली ले लूंगा मैसेज करके। सर मैंने भेजा था। हमको भेजा था? हाँ सर, ईमेल वो में। तो ईमेल में होगा ना। आप सर्टिफिकेट्स तो आप लोग बहुत सभी को भेजे थे, उसके हाँ साथ सर, मैंने फोटोग्राफ्स भी थे। भेजे थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर। आज हो गया 24/12। आप लोगों का हॉलीडे है कल, क्रिसमस का। Yes, sir. I think next Monday को ही क्लास होगा फिर. अरे आप तो पूरा अपडेटेड रहती हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट सोचा बताऊंगा। नेक्स्ट मंडे नहीं है आपका क्लास, 4th। Okay, तो Christmas vacation. I think yeah, 4th को विंटर होगा. ब्रेक है, विंटर Yes, ब्रेक yes. है। और अब 4th जनवरी तक छुट्टी है आपका। 5 जनवरी से क्लास होगा। हम्म. ऐसे हमारे सीनियर अथॉरिटी ईमेल्स दिए हैं, मैं एक बार पढ़ के समझ के ग्रुप में भी अपडेट कर I दूंगा। think 4th से शायद क्लास होगा because 4th is Monday. 4th इज मंडे, हाँ हाँ, Yes, yes. वही 4th से क्लासेस होगा तो। 10 दिन तक छुट्टी होगा सर। Oh my God, so happy. गुड इवनिंग सत्यजीत सर एंड गुड इवनिंग सौम्या सौम्या मैम। नहीं, मेरे हिसाब से 4th को भी हॉलीडे है। Okay, okay, sir. अच्छा, वो तो मैं 4th तो अभी बहुत दिन बाकी है। वो ग्रुप में आपको और रिस्पेक्टिव जितने भी टीचर्स हैं सब आपको बता देंगे। All right, sir. हम लोग का एक स्टूडेंट साईं जी कुछ दिन से क्लास नहीं कर रहे और उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा। पता नहीं किधर चले गए वो। इट इज इंक्लूडिंग 4th। मैंने जस्ट चेक किया मेल, फ्रॉम 26 टू 4th। Okay, sir. मतलब आपकी क्लासेस अब 5 जनवरी को होंगी। 25 से All 4th right. तक छुट्टी है। हाँ। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। और एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 1। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कवर हो जाएगा, कुछ आइडिया आप लोगों को भी आ जाएगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत तरह के लेसन स्टडी किए। और अल्टीमेटली अकाउंटिंग एक साल, इफ यू कंटिन्यू अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर, फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कितना प्रॉफिट अर्न किए या कितना लॉस सस्टेन किए, दोनों का ही आपको अमाउंट चाहिए। हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग और हाउ मच लॉस यू आर सफरिंग। और आइदर यू आर कांस्टेंट, हो सकता है पोजीशन स्टैग्नेंट हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो, ये भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 1। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ।
मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स, देन बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, टेकिंग देयर बैलेंसेस, और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम मैच करना चाहिए, द टोटल शुड मैच, नहीं तो आपने कहीं पर मिस्टेक किया। दैट मिस्टेक इज नॉट एन ऑफेंस, गलती हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ा ये लग जाएगा, ह्यूमन एरर होता है। 500 को 5000 हम लोग लिख देंगे और फिर बाद में परेशान हो जाएंगे। तो वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग उसको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई हम लोग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो दैट अगर उसके डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम की टोटल्स मैच हो गई तो एक एटलीस्ट 95% वी आर एश्योर, हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हमने अपना काम सही किया है। लेकिन ट्रायल बैलेंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही गलत लिख दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल पेपर्स में, मान लीजिए 2000 था, आपने 200 लिख दिया डेबिट में और 200 लिख दिया क्रेडिट में जर्नल एंट्री में, तो ट्रायल बैलेंस में वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। या एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट, एक जर्नल एंट्री को छोड़ ही दिया, कोई परचेज बिल था, परचेज हुआ, उसकी एंट्री ही नहीं हुई, वो उसकी इनवॉइस, उसकी बिल इसी तरह पड़ी रह गई, फाइलों में दबी रह गई, ना उसका डेबिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट पार्ट रिकॉर्ड हुआ, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो ये सब एरर्स ईयर एंडिंग में काफी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होता है। अकाउंट्स के जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो लोग हर तरह से चेक करते हैं। फिर ऑडिट भी एक फंक्शन होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके अकाउंट्स को चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, गलतियों को निकालेंगे, गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे, उसे सुधार करेंगे। ये सब तो वास्ट चीज है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। 31 मार्च ईयर एंड होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक रफ कॉन्सेप्ट आपको हो गया, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन भी कल शो किए थे। नाउ व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्यों उसे बनाया जाता है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका देखेंगे फॉर्मेट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स serve as a means of communicating information about the profitability and financial position of the business in a concise and understandable manner at the end of the accounting period. Financial year statements क्या है? ये एक it serve as a means of communicating information. आपको एक्सटर्नल, मैं अगर किसी कंपनी का एक्सटर्नल आदमी हूं, मुझे वहां का वर्किंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन मैं कैसे पता करूंगा? मैं किसी कंपनी में गया और कुछ ऐसा काम आ गया कि मुझे उसके अकाउंट्स देखने, तो वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करेंगे। मैं उसे पढ़ के स्टडी करके समझ लूंगा कितनी उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड दिस स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीजें होती हैं। इनकम, पहला है इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग है कितना उन्होंने इनकम अर्न किया। इसमें इनकम स्टेटमेंट में होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोनों 2 अकाउंट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज हम लोग लर्न करेंगे। सो इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर टू ascertain ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ग्रॉस मतलब
एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉफिट है, वो शुद्ध नहीं। नेट प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग शुद्ध लाभ कहते हैं। उसमें कुछ और खर्चे हैं जो माइनस करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? सेल्स और जितने भी तरह की इनकम होते हैं उससे सारे खर्चों को आपको डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, आपका नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ पता चल जाएगा। When during an accounting period means accounting year 1st April to 31st of March. अब दूसरा बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में अब होपफुली हम लोग न्यू ईयर में ही जानेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 अकाउंट्स होते हैं ना हमारे, 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स जितने भी हैं वो क्लोज हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, खर्चों के अकाउंट और इनकम्स के अकाउंट। बच गए आपके पास पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऑफ पर्संस और रियल अकाउंट जो आपके संपत्ति, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इसके अकाउंट है। इन्हीं को प्रॉपर वे में जो बच जाते हैं उन्हें हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आप जब देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। उसमें भी 2 कॉलम होते हैं, एसेट्स का और लायबिलिटीज मतलब दायित्व का, और एसेट्स मतलब संपत्ति का, और दोनों के टोटल मैच करते हैं। और पार्ट नंबर 3 इज शेड्यूल्स एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अब जब इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है तो उसके साथ साथ कुछ नोट्स लिखे जाते हैं। नोट्स मींस क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी से अंडरस्टैंडिंग उसकी मिल जाए। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें 3 चीजें होती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, एंड नंबर 3 शेड्यूल्स एंड नोट्स। नोट्स मींस एक्सप्लेनेशंस, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें मेंशन कर दी जाती है ताकि उसको जो पढ़ रहा है, द रीडर जो व्यू कर रहे हैं, जो उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट हम लोग ले चुके हैं। द नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एक बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि वो बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दे फाइंड देयर प्लेस इन द बैलेंस शीट। उन्हें बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ता है। यहाँ पर लिखा भी है, अभी बैलेंस शीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है, एसेट साइड होता है, उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द रूटीन expenditures that are incurred for operating the business smoothly are called revenue expenditure. The benefit of these expenses last in 1 year. That means it gives benefit up to 1 year. These expenses are shown in the debit side of the income statement, means trading and profit and loss account. जो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एकदम मतलब बेसिक फंडामेंटल समझिए कि खर्चा, एक्सपेंसेस, खर्चे, बिजनेस चलाने के खर्चे, ऑफिस चलाने के खर्चे, फैक्ट्री चलाने के खर्चे, तो जितने भी खर्च हैं सब नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल के भीतर ही फिनिश हो जाता है। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर एग्जॉस्ट विद इन अ ईयर और फिनिशेस विद इन अ ईयर। तीसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में हमने कल भी बताया था आपको। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, देयर आर सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच हैव सच अ फीचर्स दैट उसमें कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की फीचर्स आने लगती है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इसी साल अगले 3 साल या 5 साल का फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। जो इस साल का प्रीमियम है वो इस साल का एक्सपेंस है। आने वाले 3 साल का अगर आपने पे किया तो आने वाले 2 साल का एडवांस जो पे किया, दैट इज योर
करते हैं और दे आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर मतलब डिले कर देना, डिले एक्सपेंडिचर है लेकिन इस साल में नहीं चार्ज करके उसे 3 साल में हमें बराबर बराबर अमाउंट में, जैसे इस इंश्योरेंस वाले का एग्जांपल में बराबर बराबर इक्वल इक्वल अमाउंट में आपको उसे खर्चों में दिखाना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, नहीं मैंने बताया, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। मैचिंग का मतलब क्या है अकाउंट्स में? एज प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है, मतलब इनकम के साथ के सामने एक्सपेंसेस को घटा दीजिए, दैट इज मैचिंग। यू मैच योर इनकम विथ योर expenses. As per matching principle, expenses incurred in an accounting period are matched with the revenue recognized in that accounting period. So the whole deferred revenue expenditure should be spread over the number of years over which benefit is likely to be derived. मैचिंग का कंसेप्ट कहता है इनकम के अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन्हें आप घटाइए, माइनस कीजिए। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एडवांस खर्चा आपने 3 साल का खर्चा 1 साल ही कर दिया, जो खर्चे इस साल के हैं, इस अकाउंटिंग के हैं, केवल उसी को घटाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब वो एडवांस प्रीपेड कहाँ जाएंगे? वो तो खर्चे हैं नहीं, वो आपके एसेट्स बन जाते हैं। एडवांस डिपॉजिट, जैसे आप कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, पानी का कनेक्शन लेने के लिए, घर से ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिपॉजिट। वो आपका एसेट है, आपका संपत्ति है। उसी तरह एडवांस प्रीपेड खर्चे भी संपत्ति की तरह ट्रीट किए जाते हैं और उनकी जगह बैलेंस शीट में नजर आती है। ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग ईयर, पॉइंट नंबर ए, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which has facilitated the enterprise to earn revenue during the current year. Deferred revenue expenditure की हम लोग बात कर रहे हैं। So only that part of the expenditure should be charged to the profit and loss account which relates to this year. जो इस साल के खर्च हैं, एडवांस खर्चों को आप घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? घटाने का आपसे आपका ही नुकसान होगा, इसके पीछे थिंकिंग यही है। अगर आप 3 साल का प्रीमियम, मान लीजिए हैवी प्रीमियम दिया 75,000 रुपए और इस साल ही उसे एक्सपेंसेस में दिखा दिए, तो आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होने से क्या होता है? आपका प्रॉफिट कम हो रहा है दूसरी तरफ। सो 50,000 अगर आप उसको एडवांस प्रीपेड में शो करेंगे, अगले साल के लिए रखेंगे, तो इस साल आप तो मिस्टेक भी कर रहे हैं, इनकम सही रिफ्लेक्ट होगी, सही नजर आएगी। Remaining amount of the point number P, remaining amount of expenditure be carried forward to the next year and shown in the asset side of balance sheet. Remaining, जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हम लोग ये जान जाएंगे। रिमेनिंग जो बच गया, आज के लिए केवल इतना समझिए कि जो इस साल का एक्सपेंस था उसे ही हम चार्ज कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। जो बाकी के खर्चे हैं उसे हम लोग अलग कर देंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको शो करूंगा। अब एक्सपेंसेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पर आपको कंसेप्ट ये बनाना है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देना है। ट्रायल बैलेंस तो आपने बना लिया, ट्रायल बैलेंस में आप टिक करके रखिए, या मैं जब काम करता हूँ ऑफिस डेस्क पर तो मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, ट्रायल बैलेंस की प्रिंट आउट मैं नहीं लेता हूँ। जितने भी डायरेक्ट है, अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स है मेरे पास, येलो है, रेड है, पिंक है, मैं अलग अलग उस तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ, तो उससे मुझे कभी भी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जाएंगे डेबिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, एंड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जाएंगे डेबिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? एक बार जरा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। Those expenses which are incurred on purchasing of goods
and for converting raw material into the finished goods. वैसे एक्सपेंसेस जो परचेजिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है, या फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फैक्ट्री की डेफिनेशन भी यही होती है वन लाइनर, a factory is a place where raw material is converted into finished product या finished goods। तो जो डायरेक्ट खर्चे हैं फैक्ट्री के, या जो परचेज के ट्रेडर परचेज से संबंधित डायरेक्ट खर्चे, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं, उन्हें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कैसे? एग्जांपल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फैक्ट्री में जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, वहां पर जो वेजेस है, लेबर को जो पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। Expenses on purchases under bracket including all duty and tax paid on purchases। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला आफ्टर ओपनिंग डेबिट साइड, अगर आपको कल का फॉर्मेट याद होगा, सबसे पहले रहता है टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट टू परचेजेस डेबिट साइड। सो ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस। अगर परचेजेस के अंदर में बहुत तरह की टैक्सेस, लोकल टैक्सेस दे रहे हैं आप, एक्सेप्ट जीएसटी, तो वो भी परचेज का पार्ट करके उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड्स, तीनों शब्द, तीन शब्द हैं, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, तीनों के अलग अलग मतलब है। कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज इनवर्ड्स मतलब ट्रेडेबल गुड्स को या आपका फैक्ट्री का रॉ मटेरियल को आपकी फैक्ट्री तक लाना या आपकी शॉप तक लाने का जो खर्च है। कैरेज, कार्टेज मतलब एक ही है दोनों का। जो कार्ट यू अंडरस्टैंड, कार्ट मींस दैट कार्ट, ब्लॉक कार्ट से ये कार्ट आया। तो छोटी गाड़ियों में जो आप पैसे देते हैं, आप होलसेलर के यहाँ से या सप्लायर के यहाँ से आर्टिकल्स आती हैं आपके पास, तो आप जो फेयर उनको पे करते हैं, गाड़ी भाड़ा, दैट इज, उसको आप कैरेज भी बोल सकते हैं, कार्टेज भी बोल सकते हैं। ऑन परचेजेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट थोड़ा सा एडवांस टर्म हो जाता है। फ्रेट ट्रांसपोर्टर को पे किया जाता है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आप यूज करते हैं, जैसे ट्रक से आपके फैक्ट्री तक, आपके शॉप तक गुड्स आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर को, रोड कैरियर को जो आप पैसे देते हैं, पैसे तो उनको देने पड़ेंगे, वो होते हैं, उसे हम लोग सही शुद्ध भाषा में फ्रेट वो कहलाता है। अदरवाइज एक किराना दुकान वाला, एक छोटा रेशन दुकान वाला क्या किया, 10 परचेज किया 10 बैग्स ऑफ शुगर, वो उसे एक ऑटो पे या पैडल रिक्शा पे लोड करवा के अपने दुकान तक ले आता है, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन का जो एक्सपेंसेस है, सच एज पावर, फ्यूल, वाटर एसेट्रा। फैक्ट्री में मशीन चलती है, पावर का खर्च, पावर इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है, हालांकि फ्यूल कुछ डीजल, पेट्रोल या समथिंग। वाटर, फैक्ट्री में अगर वाटर कंज्यूम हो रहा है, वाटर का तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, वाटर इज नेवर फ्री, सरकार उसके पैसे लेती है, वो पानी का खर्चा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन से संबंधित अगर पावर का खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रॉड थिंकिंग समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के साथ ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है फैक्ट्री चलाने में भी, ऑफिस चलाने में। ऑफिस वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बट जो इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स को ऑपरेट करने में यूज हो रही है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आपकी मशीन आइडल रहेगी, नहीं चलेगी। फ्यूल, जनरेटर सेट का खर्च, पावर फेल होता है तो हर जगह डीजी सेट, डीजल जनरेटर दे वर्क, वाटर समझ गए।
और यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पड़ेंगे, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कोई बहुत डिफिकल्ट काम ये नहीं। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेसेस के डायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन या डायरेक्टली रिलेटेड परचेज और ट्रेड, इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दीजिए। देन व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस? यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा है, ब्लू सेलेक्ट हो गया था मुझसे। एनीवे इट इज रीडेबल, पढ़ा तो जा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पर, उसकी परिभाषा दी हुई है। Those expenses which are not directly related to production or purchase of the good are called indirect expenses. It includes those expenses which relate to office administration, selling and distribution of goods and financial expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे खर्चे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या परचेज से जिनका रिलेशन नहीं। जैसे ऑफिस, इट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंसेस, दिस इज जस्ट एग्जांपल, एग्जांपल के लिए कहा गया है कि रिलेटिंग टू ऑफिस, अगर एक ऑफिस आप रन कर रहे हैं, ऑफिस चलाने का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ऑफ स्टाफ की सैलरी, ये वो जो होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या बोलेंगे इसका हिंदी? लोगों को एडमिनिस्टर करना, बिजनेस रन करना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए, कैश, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड्स ऑन परचेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन जब ये आउटवर्ड्स हो जाए, जब आप एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, या आप एक रिटेलर हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, तो आप अगर आप अपने फैक्ट्री से या अपने स्टोर से कस्टमर तक के घर तक सामान पहुंचाने के लिए, डिलीवरी के लिए पे कर रहे हैं, कस्टमर को आप पे कर रहे हैं, कार्टेज, फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं, मतलब ये जब आउटवर्ड्स, जब गुड आपके पास से आर्टिकल्स सेल हो रहे हैं, उनके पास तक जा रहे हैं और आप उसके पैसे पे कर रहे हैं, आपका एक्सपेंस है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, कार्टेज आउटवर्ड्स, दे बिकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आता है बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। बैंक में आप करेंट अकाउंट ऑपरेट कीजिए, बैंक आपको दुनिया भर के चार्जेस चार्ज करेगी आपके अकाउंट। एक चेक लिख तक फ्री में नहीं मिलता बैंक से, उसके भी पैसे लगते। फंड ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसे भेजना, चेकबुक चार्जेस, लोन अगर आप ले रहे हैं तो पर इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो एक्सपेंस। दीज आर फाइनेंशियल एक्सपेंस। लोन पर ब्याज जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस कहलाती है, वो भी एक्सपेंस है, उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना। These expenses are shown in the debit side of the profit and loss account. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में होता है, डेबिट साइड में उसे कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि कुछ 4-6 लाइंस में अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं। जस्ट मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। एंटोनिया पिजिया,
83 प्रियदर्शन 1 2 वाह, तो आप लोग का अटेंडेंस अच्छा है। चलिए अब हम लोग स्क्रीन शेयर करें और फिर वापस देखें। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने कल बताया था, एक बार उस फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं, अभी फिर रिफ्रेश हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जस्ट जिस साल का वो ट्रेडिंग अकाउंट है उस साल, उस वर्ष का नाम, वो ईयर उसमें लिख देंगे, 2019 है तो 19, 20 है तो 20। आप देख रहे हैं 4 कॉलम्स है आपके पास। ये फॉर्मेट एक पेज का है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसे, तब एक बार में पूरा फॉर्मेट विजिबल हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं। इसको बनाने से पहले सबसे अहम चीज है ट्रायल बैलेंस बन के रेडी होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस से ही आपको अमाउंट उठा के फॉर्मेट में पेस्ट करना है। 2 कॉलम है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड का पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल को आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक था, देखिए 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगले दिन 1 अप्रैल का वही ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। लेकिन वो ओपनिंग स्टॉक हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, हमें उसका पैसे रुपया में उसकी क्या वैल्यू है वो हमें चाहिए। आपको मैंने स्टॉक रजिस्टर बताया था इन टर्म्स ऑफ नंबर। अभी हम लोग कॉस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, उसमें राइटिंग स्टोर्स लेजर, हर आइटम का एक लेजर बनता है स्टोर्स में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस ऑफ इन्वेंट्रीज, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसमें आप जब सीख लेंगे तो आप पाएंगे कि स्टोर्स लेजर से कैसे स्टॉक डिटेल निकाला जाता है, उसकी कीमत कैसे पता चली जाती है। खैर वो तो जब करेंगे तो करेंगे। नेक्स्ट इज परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, दूसरा आइटम है परचेजेस। यहां पर इससे परचेजेस रिटर्न्स को लेस कर दिया गया है, अदरवाइज परचेजेस रिटर्न को आप क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज मींस डायरेक्ट वेजेस, ये जो होता है ये हम लोग ट्रायल बैलेंस से उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब इसमें अमाउंट कहीं नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट देख लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड्स अभी मैंने बताया, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, नॉट कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स टू फ्रेट इनवर्ड्स टू गैस एंड फ्यूल, ये फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, गैस फ्यूल वहां पर कंज्यूम हुआ। फ्यूल मतलब ईंधन, डीजल ही रहता है और क्या रहेगा, डीजल का खर्चा। टू पावर एंड वाटर का खर्चा, ये फैक्ट्री होती है तब। टू फैक्ट्री रेट्स एंड रेंट्स, फैक्ट्री के ऊपर सरकार ने कुछ रेंट लगा दिया, कुछ रेट्स मतलब गवर्नमेंट टैक्स का जो टैक्सेशन है वो। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्ट रिलेशन है मैन्युफैक्चरिंग से। वो तो अकाउंट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आपको उस समय अपना दिमाग लगाना है। प्रैक्टिकल जब रियल लाइफ सिचुएशन में जाएंगे आप लोगों को तो उतना एक एक्सपर्ट नॉलेज तो चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि आपको कभी एज अ अकाउंटेंट वर्क करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हम लोग ट्रायल बैलेंस से लिखते हैं। और फिर अब क्रेडिट कॉलम है, बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स। अब देखिए परचेजेस होता है तो परचेजेस रिटर्न ऑब्वियस से होता है, हम परचेज करेंगे, हमारा गुड्स डिफेक्टिव होगा, हम उसे रिटर्न करेंगे। सेल्स है तो सेल्स रिटर्न भी होगा, अगर सेल्स हम किसी को कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर कुछ आर्टिकल जरूर रिटर्न करेगा। हम लोग इसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी
जान चुके हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और आपका क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च को आपके पास कितना स्टॉक था, और ओपनिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट नंबर्स, उसकी मनी वैल्यू कितनी है। अगर एक एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा उसमें तो ट्रायल बैलेंस में 5-8-10 आइटम लिख के मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बस क्वेश्चन से उठा के आपको फिलअप कर लेना, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसके बाद इसको हम लोग डेबिट को और अमाउंट को हम लोग ऐड करते हैं, टोटल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टोटल ज्यादा है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट ही आए, लॉस भी आ सकता है। अब देखिए प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इसी फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा। और प्रैक्टिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, अभी केवल फॉर्मेट आप देख लीजिए। उसके बाद आपकी छुट्टियां काफी लंबी हैं, कल से छुट्टियां स्टार्ट हैं, जो 4 जनवरी तक छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों के दौरान आप मॉड्यूल 8 को तो मैं कहूंगा ईच एंड एवरी कंटेंट को आप पढ़िए आप, और फिर आप YouTube चैनल में अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका YouTube से रिवीजन कीजिए, स्टडी मॉड्यूल पढ़िए। और इसमें आपको मॉड्यूल 7 में भी कुछ अपडेट्स आएगा जो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मैंने एक बार दिए थे आपको, दशहरा में याद भी होगा। तो कुछ RTP, कुछ होम असाइनमेंट्स इन 10 दिनों के लिए भी होना चाहिए। वो जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगा 4-6 असाइनमेंट्स आपको मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस फॉर्मेट से ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हो सकता है आप नुकसान में भी। नुकसान कब होगा, जब खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, सेल्स से ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, आप लॉस में रहेंगे। सेल्स की जो वैल्यू है उससे खर्च कम है, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये बैलेंसिंग होता है। अभी शायद इस फॉर्मेट से एक आइडिया तो लग गया आपको कि खर्चों को कहाँ कहाँ शो करना है। जब प्रैक्टिकल स्क्रीन पर ऑनलाइन सॉल्व होगा, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग निकालते हैं। देखिए ट्रेडिंग एंड ऑफ, अब प्रॉफिट के बारे में भी जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाली फंडा मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, लॉसेस विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। आप प्रैक्टिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, हो सकता है आपके पास घर पे कोई टेक्स्ट बुक हो, उसे भी रेफर कर सकते हैं। तब भी आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आप ये चीज देखिएगा, हर जगह आपको मिलेगा। प्रॉफिट्स ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, काफी मेहनत से बनाया और उससे प्रॉफिट या लॉस निकाला। प्रॉफिट का बैलेंस, प्रॉफिट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस एंड लॉसेस विल हैव अ डेबिट बैलेंस। अब फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखिए, एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मेट ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें ये बस एक फॉर्मेट है, इसे आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप डेबिट साइड में देख रहे हैं टू ग्रॉस लॉस है, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड की एंट्रीज जैसे हर लेजर में होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सभी एंट्रीज 2 से स्टार्ट होती है, और क्रेडिट सभी एंट्रीज की शुरुआत में बाय लिखना पड़ता है। ये तो ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर रहेगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो क्रेडिट कॉलम में अपीयर करेगा, और अगर लॉस है तो वो डेबिट में आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ कहां से रहा है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए यहां पर जब हम लोग जोड़ घटाव जब करेंगे प्रैक्टिकली, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलेगा या हमारा ग्रॉस लॉस निकलेगा। लॉस
जैसे एक लेजर में होता था बाय ग्रॉस लॉस कैरिड फॉरवर्ड, ये लॉस यहाँ पर क्रेडिट्स में है, कैरी फॉरवर्ड होगा मींस ये नीचे आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहीं से आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लिखा भी है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या कितना ग्रॉस लॉस आ रहा है। इसके बाद मैं आपको शो करूंगा ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस, 10 ही हेड उसमें रहे और वो कैसे आप उसे करेंगे वो मैं शो करूंगा। 10 ही रहे, ज्यादा आइटम्स नहीं रखेंगे, 10 ही आइटम्स रखेंगे, लेकिन सारे हेड्स उसमें कवर हो जाएंगे, 8-10 हेड आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, नॉट डायरेक्ट, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो चले गए ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस लॉस निकल गया। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये बस हेड्स हैं, जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन में इतना रहे, लेकिन हाँ रियल लाइफ सिचुएशन में तो बहुत तरह के हेड्स आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा ये हेड्स भी देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर 2 छूट गया है, मतलब हेड्स को आप पढ़िए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑफिस के जो डे टू डे ऑफिस चलाने के खर्चे हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये डायरेक्टली ना, इनका कोई रिलेशन नहीं है ट्रेडिंग से या प्रोडक्शन से, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस में ये फिगर आपके पास है, अमाउंट है, आपने हेड वहां से लिखा और अमाउंट ट्रायल बैलेंस से उठा के यहां लिख दिया। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपको लेबर को पैसे देने, पेमेंट करना है, वो उसका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। लेकिन सैलरीज, जनरल ऑफिस स्टाफ के लिए सैलरीज, दैट आर दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सैलरीज, कितनी सैलरी आपने पे की, आपने जब सैलरी पे की, आपने एंट्री पास की होगी, जर्नल एंट्री, सैलरीज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद वहां से आपने पोस्टिंग की होगी, सैलरी का एक लेजर बनाया होगा, एक बैंक का लेजर बनाया होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज का जो लेजर है, सैलरीज उसमें डेबिट 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 अपीयर होती चली जाएगी 12 महीने तक। 31 मार्च को उस लेजर को आपने टोटलिंग किया, डेबिट को जोड़ा, क्रेडिट को जोड़ा, बैलेंस निकाला, और वो डेबिट बैलेंस ही होगा। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD, जितना 12 महीने का, 1 साल का जो वेजेस सैलरीज है वो होगा। रेंट, नेक्स्ट हेड है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एक ब्रॉड टर्म होता है, आपको लोकल नगर निगम, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो टैक्सेस लेती, आप पे करना पड़ता है, वो रेंट, वो रेट्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब वो होता है। लोकल जो नगर पालिका होती है बड़े शहरों में, नगर निगम, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, उनको जो आप पैसे देते हैं, वो जो आपसे टैक्स वसूलते हैं, उसे कहा जाता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, वो भी जब पे किए, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है क्या? अलग अलग हेड अकाउंट्स में आजकल
लोग नहीं यूज करते। प्रिंटिंग का अलग, स्टेशनरी का अलग, एक ही हेड में जो भी खर्चे हैं उसे हम लोग जोड़ देते हैं। ऑफिस में कंप्यूटर का प्रिंटर, उसके जो पेपर्स हैं, ऑफिस की जो स्टेशनरी है, रजिस्टर्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, फिर जो लेटर हेड्स होते हैं, लेटर पैड्स होते हैं, लेटर हेड्स में देखिएगा बिल बुक्स, कैश मेमोज, सब तो पेपर है जिस पर कंपनी का या दुकान का नाम छपा रहता है। खरीदना तो पड़ता है उन्हें, वी हैव टू परचेज देम। तो वो जो खर्चे होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक साल का जो टोटल है, एक साल में आपने कितना पैसे खर्च किए, कितना एक्सपेंसेस किए, आपको ट्रायल बैलेंस पे उपलब्ध है। यू हैव जस्ट टू कॉपी इट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज तो हो गया। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एक बार तो मैंने बताया, ऑफिस स्टाफ को जो पेमेंट करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड सैलरीज। वेजेस भी दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है जिनका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से है, फैक्ट्री अगर चल रहा है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस है, कभी कोई सफाई कर्मचारी को बुलाया, सफाई किया, झाड़ू दिया, चलता बना, क्या वो प्रोडक्शन में काम कर रहा है? क्या वो परचेज के लिए काम किया? नहीं। क्या वो प्रोडक्शन के लिए काम किया? नहीं। वो तो आए, सफाई किए, पैसे लिए, 200-300 रुपए, चले गए, तो दैट इज वेजेस। वो होता है इनडायरेक्ट वेजेस, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर एक दूसरा हेड है पोस्टेजेस एंड टेलीफोन्स। दोनों अलग अलग भी आप बना सकते हैं। पोस्टेज, डाक खर्च, पोस्ट ऑफिस के खर्चे, डाक के खर्चे, कुरियर के खर्चे, ऐसे खर्चे पोस्टेज खर्च कहलाते हैं। टेलीफोन्स, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, ठीक है, दो इसमें एक साथ लिख दिया गया है, अलग अलग भी हेड आप बना के अलग अलग हेड क्रिएट करके भी एंट्रीज कर सकते हैं। पोस्टेज, डाक खर्च, कुरियर खर्च जो भी है। टेलीफोन्स, अभी तो इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर ऑफिस में कभी 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 अक्सर देखते होंगे इंटरकॉम सिस्टम रहता है, टेलीफोन्स रहते हैं अलग अलग टेबल्स पे, बेसिक फोन डायल करना पड़ता है जिसमें नंबर्स को। इंटरनेट का खर्चे, तो टेलीफोन का बिल पे करना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग टेलीफोन एक्सपेंसेस में डेबिट करते चले जाते हैं जब हम लोग पे करते हैं, और ये फिगर वहां से आता है। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग मतलब ऑफिस का बिजली का खर्च। इसको आप जब जर्नल एंट्रीज कंपोज करेंगे तो आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। फिर नंबर सेकंड है इंश्योरेंस प्रीमियम। शॉप के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम। हम लोगों ने काफी टेक्स्ट पढ़ा भी है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ा है, बर्गलरी पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज आपको याद आता होगा कि हम लोगों ने करीब 10-15 दिन पहले डिस्कस किया था इंश्योरेंस के ऊपर में, काफी लंबा सेशन था। वो तो ठीक है, कंसेप्ट हो गया आपका इंश्योरेंस का, कितना तरह के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस आपको पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। इंश्योरेंस के लिए हर साल कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। जब पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में लेजर से, अब 2 लेजर बने ना, बैंक अकाउंट में तो एंट्री हो ही रही है, इंश्योरेंस की एंट्री, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो एक इंश्योरेंस का लेजर होगा जिसमें डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखते चले जा रहे हैं। वर्ष के अंत में 31 मार्च को टोटल किया, वो टोटल ट्रांसफर हुआ ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आपको दिखाना।
फिर है लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस है क्या? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। लीगल मतलब लॉ, कभी कोई डिस्प्यूट हुआ, आपको किसी वकील की सहायता लेनी पड़ी। जैसे कल मैं कह रहा था बैड डेब्ट्स पर आपको कहा था कि आपको जिनसे पैसे लेने हैं, आपके कस्टमर्स बिना पैसा दिए भाग गए, दे जस्ट डिसअपीयर्ड। हो सकता है आप उन पर लीगल एक्शन लें। आप चाहें कि एक वकील का सेवा लें कि उसके ऊपर मैं केस करूंगा, वो मेरा इतना पैसा लेके पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद और तरह की भी सेवाएं हो सकती हैं लीगल। वकील एक ट्रेडिंग में, एक बिजनेस में वकील तो एक लॉयर की जरूरत तो हमेशा पड़ती रहती है। उनको जो फीस आपने दिया वो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। ऑडिट फी एक लाइन में बता देता हूँ ऑडिट फी होता क्या। ऐसे ऑडिट फी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल मैं जो आपको होम असाइनमेंट्स में दूंगा उसमें ऑडिट फी वगैरह इतना एडवांस इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़े बिजनेस को ऑडिट कराना पड़ता है, अपने अकाउंट्स चेक कराने पड़ते हैं, उनको फीस देना पड़ता है। जैसे वकील साहब को फीस दिए, तो एक सीए को भी उन्हें फीस देना पड़ता है। वो फीस के खर्चे ऑडिट फी में आते हैं। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये भी एक नॉमिनल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब आपने स्टाफ का, जो आपके स्टाफ ऑफिस का काम से बाहर जा रहे हैं या अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं और आप उन्हें पेट्रोल के पैसे देते हैं, आप उन्हें ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर भेजे, दूसरे सिटी भेजे, आपने उनको उसके पैसे दिए, तो ये इसकी हेड होती है अकाउंट हेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या चीज है? अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे आप करते हैं उनको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कोई एजेंट मान लीजिए आप हायर किए, उसको आप कमीशन दे रहे हैं कि मेरा सेल्स बढ़ाओ, मुझे ऑर्डर्स ला के दो, मेरा सेल्स बढ़ेगा तो मैं तुम्हें इतना कमीशन दूंगा या इतना कमीशन दूंगी। वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाता है। एंड लास्टली टू कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स क्या चीज है। कैरेज आउट मतलब आपको ग्राहक तक डिलीवरी करने में जो सामान, अपने आर्टिकल्स उनके घर तक पहुंचाने के लिए, ऐसा कैसे कि आप ही दे रहे हो, ग्राहक नहीं पे कर रहा। आपने एग्री किया, ठीक है आप मेरे से इतना का सामान खरीदिए, मैं आपके दरवाजे तक, आपके घर तक, आपकी शॉप तक डिलीवरी करवा दूंगा, वो मेरा खर्च होगा। वो पैसे कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स मींस गुड्स को आपके यहां से निकाल के उनके यहां तक पहुंचाने के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, ये याद रखिएगा, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उनका डायरेक्ट रिलेशन है परचेज से। आप अपने पास परचेज करने के लिए अगर पैसे कैरेज, फ्रेट, कार्टेज ये पे कर रहे हैं और आप परचेजेस से उनका डायरेक्ट रिलेशन है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कुछ हेड्स थे नॉमिनल अकाउंट्स जो एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अपीयर होंगे। अब आइए हम लोग क्रेडिट साइड में क्या क्या हो सकता है, दो चार हेड वो भी देख लें। रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, दोनों अलग अलग चीजें। हम जब रेंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड रेंट पेड। रेंट रिसीव्ड मतलब हो सकता है आपको कुछ रेंट इन अपार्ट फ्रॉम परचेज, सेल्स इनकम, सेल्स आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, उसके बाद अब
इनडायरेक्ट इनकम जब आप देख रहे हैं, एक्सपेंसेस हमने बहुत सारे हेड्स पढ़ लिए, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो गई क्या क्या हो सकता है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। इसके बाद हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिकल ही सॉल्व करना है। कंसेप्ट बिल्डिंग आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट। इतना कंसेप्ट में तो आप आराम से अकाउंटिंग का काम कर लीजिएगा कहीं पर। रेंट रिसीव्ड, आपको कहीं से बिजनेस में रेंट इनकम हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट के भी जर्नल एंट्रीज में जब बता रहा था तो बताया था डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। कमीशन रिसीव्ड, रिबेट से है वो मैं भी स्किप कर रहा हूं उसे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब ये सब इनकम है, आपने कुछ कुछ ये इनकम प्राप्त की है। और एक छोटा सा हेड आ जाता है मिसलेनियस रिसीप्ट्स, कुछ हेड्स मैंने स्किप किए हैं, वो जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने तब आपको वो बताऊंगा डिविडेंड्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, बट बैड डेब्ट्स रिकवरी एक हेड है। मैंने तो ये नहीं बताया आपको कि बैड डेब्ट्स तो हो गया, आपने एंट्री कर ली, बाद में वो बैड डेब्ट्स जो डूबे हुए धन थे वो वापस आ गए, तब क्या एंट्री होगी, इसलिए मैंने अभी इसको स्किप किया। मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटे मोटे रिसिप्ट, जैसे रद्दी पेपर ही बेच दिया बिजनेस का, स्क्रैप बेच दिया, कुछ रद्दी सामान था बेच दिया, जो इनकम आया, अब कितना आप हेड ओपन करते चलेंगे। मिसलेनियस में उस सबको हम लोग शो कर देते। इतना करने के बाद जितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए इनडायरेक्ट, आपने उसका बैलेंसिंग किया। अब इसका आपको बैलेंस करना पड़ता है, इसको बैलेंस करने से आपको शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाएगा। अब इसमें नेट प्रॉफिट लाभ कब होगा, जब आपका इनकम ज्यादा रहेगा, खर्चे कम रहेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और जब आपका इनकम कम पड़ जाएगा, इनकम शॉर्ट पड़ जाएगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको लॉस होगा। दोनों बराबर हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये था हमारा थोड़ा सा आज का लास्ट सेशन, ईयर 2020 का लास्ट सेशन बिजनेस अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जाना कि कितने तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो तरह के या तीन तरह के बनते हैं। कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोगों ने लर्न किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ, और आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट्स मैंने एक्सप्लेन किए। चलिए अब आप स्टूडेंट्स प्लीज, साल का आखिरी पोल है, पोल भी पोस्ट कर दीजिए। मैं तब तक आपका अटेंडेंस एक बार ले लेता हूं। प्रयासी, प्रियदर्शिनी, रश्मिता, रश्मितानंदा, स्वर्णामयी, एंटोनिया चली गई। और स्टूडेंट्स कल से आपका विंटर ब्रेक है, कल आपके क्लासेस नहीं होंगे। आपके क्लासेस होंगे 5th of January, 4th, 5th. Tomorrow is Christmas holiday, and from tomorrow onwards, you will be having your winter break. And we will meet on 5th of January. 5th of January को हम लोग मिलेंगे आपसे। सर हाँ जी, कल मेरा बेटा का बर्थडे है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाइयाँ हो। क्रिसमस की दिन उसका नाम यीशु है। अच्छा, अच्छा।
ठीक है, तो हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आप में से किसी एक को आज का क्लास पसंद नहीं आया, उन्होंने रेटिंग पुअर दिया है, कोई बात नहीं, पढ़िएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टॉप करते हैं। विश यू मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सभी को। और 5 जनवरी हम लोग फिर मिलेंगे, आपका विंटर ब्रेक है, और आपसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको ग्रुप में आती जाएंगे। और मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, मतलब होमवर्क भी दूंगा मॉड्यूल 7 पे। वो कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं इसमें भी अपलोड कर दूंगा, एड्यूस्क्वायर्स में भी, और आपको ग्रुप में भी उसका कॉपी दे दूंगा, सो दैट आप उसके प्रिंट आउट्स निकाल के कुछ होमवर्क कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। We are stopping right here, right now. Thank you.